एक राक्षस अचानक समुद्र से बाहर निकला और धीरे धीरे मर रहे अल्फा पर आक्रमण कर दिया। ऐसी हिंसक हमले के तहत मैक का न्यूक्लियर रिएक्टर पानी से भर गया। राक्षस ने मैक का सिर एक झटके से खींचकर उसे पानी में डुबो दिया। पायलट निराशा में पानी में संघर्ष कर रहा था। एक विस्फोट की आवाज के साथ अल्फा ने पूरी तरह से जीवन के संकेत खो दिए। दूर के हमलावर ने यह देख तुरंत दौड़ने की प्रणाली चालू की और मदद के लिए आगे बढ़ा। अत्यधिक शक्ति से उसने व्हीली राइट को एक अच्छी मार दी और पूरे शरीर की ताकत का उपयोग करके उसे उठाकर जोर का फेंक दिया। फिर उसने तोप निकालकर उसे खत्म करने का सोचा, लेकिन अचानक पीछे से व्हीलबैक कछुए ने उच्च तकनीकी हथियार विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करके 100 किलोमीटर के दायरे की सभी बिजली व्यवस्था को नष्ट कर दिया। अनुमान लगाने वाला वहीं पर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया और यहाँ तक कि नियंत्रण कक्ष भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। इसे जल्द ठीक करना बहुत मुश्किल था। इस बीच वैलेरी राइट ने मौके का फायदा उठाते हुए पीछे की ओर तैरते हुए समुद्री द्वीप पर चढ़ाई की। फिर पता चला कि डॉ ब्रू ने और मॉन्स्टर ने न्यूरल टेस्ट किया था। परस्पर संवाद के बाद हैनिबल ने तुरंत युवान को निकालने का आदेश दिया। वो मानता था कि राक्षस विशेष रूप से डॉ बू की ओर आ रहा है, क्योंकि हैनिबल ने भी पहले ऐसा तंत्रिका संवाद किया था और वह इसकी गंभीरता को जानता था। इसलिए उसने जबरदस्ती उसे खदेड़ दिया। जैसे ही डॉ बू बाहर निकले, उन्होंने देखा कि राक्षस शहर को हिंसक रूप से नष्ट कर रहा है और सीधे उनकी ओर बढ़ रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि हैनिबल सही कह रहा था, उसका लक्ष्य सच में डॉ बू ही था। डॉ बू डर के मारे तुरंत भीड़ का पीछा करने लगे। वहीं दूसरी तरफ चक और उसका साथी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहते थे। वे तूजी वाहन से बाहर निकलकर सिग्नल गन से काजू पर हमला करते हैं। ये सचमुच खुद के मौत को बुलावा देना था। जैसे ही काजू उन पर अंतिम वार करने वाला था, एक विशालकाय मेचा अचानक आसमान से उसके पीछे आ गिरा। असल में ये वेशियन ल्यूलंग डेंजर स्क्वाड्रन था, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसलिए बिजली की क्षति का असर नहीं होता, तो ग्वाइशू तुरंत ही उस पर कूद पड़ा। लेकिन वह नहीं जानता था कि ल्यूलांग पीछे से उसे नियंत्रित कर लेगा और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम को खींचकर निकाल देगा। ग्वाइशू बहुत गुस्से में आ गया और उसने ल्यूलांग को इतनी जोर से मारा कि वह 10,800 मील दूर जा गिरा। उसे सीधे जमीन पर फेंका, जिससे धरती से चिंगारियां निकलने लगी। 9-2-11 करके मुश्किल से मेका ने खुद को रोका। तभी दैत्य भी पीछे पीछे आता है और गुस्से में गरजता है। फिर भारी शरीर को घुमाता है और फिर से रोनेट पर हमला करता है। रोनेट तुरंत उठता है और दैत्य की ओर भागता है। दोनों के आमने सामने होते ही दैत्य जमीन पर गिर गया और फिर जोरदार मुक्कों की बारिश हुई, जिससे दैत्य के पास कोई जवाब देने की ताकत नहीं बची। फिर जमीन पर पड़ा हुआ कंटेनर उठाकर सीधे उस राक्षस के चेहरे पर दे मारा, जिससे उसकी 28 बड़ी दांतें पूरी तरह टूट गईं। राक्षस गुस्से से खड़ा हुआ और जवाबी हमला करते हुए घुमक्कड़ को 800 मीटर दूर धकेल दिया। घुमक्कड़ ने अपने दाएं हाथ से कण तोप को चालू किया और राक्षस के पेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नौका 99 के 28 राउंड के बाद राक्षस की एक बांह को नष्ट कर उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। और इस समय शरण स्थल पर राक्षस का जोरदार हमला हो रहा था। कुछ ही क्षणों में एक बड़ा गड्ढा बन गया। डॉ बू डर के मारे वहीं घुटने टेक कर बैठ गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर राक्षस ने पागलों की तरह एक मांसाहारी पौधे जैसी जीभ डॉ बू की ओर बढ़ाई। सभी को लगा कि डॉ बू अब मर जाएंगे। तभी घूमने वाला व्यक्ति एक जहाज लेकर आया और राक्षस के सिर पर जोरदार हमला किया। ग्वाइशू ने अपनी पूंछ से जहाज को पकड़कर उसे उछाल दिया। फिर घुमंतु को पकड़ डसकर इमारत में धक्का दे दिया। घुमंतु ने एक बैकफ्लिप किया और खुद को छुड़ा लिया। इस समय ग्वाइशू ने एक प्राचीन बलगम की तरह कुछ फेंका, जो अनजाने में एक पूरी मंजिल को नुकसान पहुंचा सकता था। ल्यूलांग ने मजबूत पकड़ से ग्वाइशू दैत्य की जीभ पकड़ ली, लेकिन उसका बायां हाथ ग्वाइशू की पूंछ में फंस गया। संकट के क्षण में जेंजी ने तुरंत ठंडक पदार्थ छोड़ा, जिससे पूंछ बर्फ में बदलकर टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने ग्वाइशू की जीभ खींच ली। ग्वाइशू गुस्से में एक विशाल जोड़ी पंख उगा लेता है। ल्यूलांग को पकड़कर एक कॉलम पर रगड़ता है और फिर सीधा आकाश में उड़ने लगता है। फ्लैंगर मेचा को एक दानव ने 10,000 मीटर की ऊंचाई पर खींच लिया था। चाहे वह कितना भी विरोध कर ले, सब व्यर्थ था। इस समय तापमान गिर रहा था, ऑक्सीजन कम हो रही थी और प्लाज्मा कैनन भी पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। जैसे ही छोटे बे को लगा कि उनकी मौत निश्चित है, तब जेनको ने फ्लैंगर का अंतिम हथियार निकाला। ये एक जादुई तलवार थी, जो विलक्षण धातु से बनी थी और इसके एक वार से राक्षस सीधे 2 हिस्सों में कट गया। हालांकि राक्षस का खात्मा कर दिया गया था, लेकिन इतनी ऊंचाई से भले ही यह एक मेज था, पर वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस समय चेतावनी की आवाज गूंजने लगी। बेहद तेज गति के कारण मेज जलने लगा। दूर से बस एक आग की लपट दिखाई दे रही थी। संकट की घड़ी में छोटू ने सावधानी से ईंधन का उपयोग करके जेट का संचालन किया, पर इससे केवल थोड़ी राहत मिली। मेज फिर से तेजी से गिरने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जैसे कोई उल्का पृथ्वी से टकराया हो और चारों ओर धुएं का गुबार उठने लगा। जैसे ही सबने सोचा कि मेज का अंत हो गया है, निस्संदेह धूल के बीच से एक विशाल आकृति धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। वह सचमुच चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया। भीड़ में तुरंत गगनभेदी जयकार गूंज उठी। इस विजय ने छोटी पीठ और उसके साथी को सभी की स्वीकृति दिलाई, यहाँ तक कि जो लोग उसे पहले पसंद नहीं करते थे, इस समय उन्होंने भी उसे समर्थन की निगाह से देखा। मौत से बाल बाल बचे डॉ ब्रू ने एक बार फिर हैनिबल से राक्षस का मस्तिष्क मांगा और उसकी जिद देखकर हैनिबल ने सहमति जताई कि नए मरे हुए राक्षस का मस्तिष्क डॉ ब्रू को दे दिया जाए। लेकिन जब वे दिमाग को इकट्ठा कर रहे थे, तो स्टाफ ने पाया कि राक्षस का दिल अब भी धड़क रहा था। असल में राक्षस गर्भवती थी। छोटा राक्षस बड़े राक्षस के मुंह से निकल भागा और भूप्रसाद डॉक्टर का पीछा करने लगा। जब भूप्रसाद डॉक्टर लगभग उसकी चपेट में आने वाले थे, तभी छोटा राक्षस गर्भनाल से गला कस जाने के कारण मर गया। ये सच में जैसे सुई के छेद में गिर गया हो और यह पुल टूट गया हो। तभी आगे से फिर से एक अलार्म आया। प्रशांत महासागर के तल से 2 केकड़े बाहर आ गए।
उत्तेजित राक्षस की ऊर्जा ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। वे दरार के प्रवेश द्वार पर घूम रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या रक्षा कर रहे हैं। जनरल ने तुरंत खतरे को भांप लिया और तुरंत ही बेगबाज और हमलावर को वहां से हटने का आदेश दिया। ग्वाइशो के साथ हुए न्यूरल इंटरफेस से मिले झटके को सहन करते हुए इस बार मिली जानकारी ने सीधे तौर पर मानवता के जीवन और मृत्यु का फैसला किया। इस समय दोनों मेकाली फिंग के पास पहुंच चुके थे। जब टूजीजे लाइफिंग में कूदने वाला था, डोबू वहां पहुंच गए और उन्होंने न्यूरल इंटरफेस में देखी सारी चीजें बता दी। असल में चुआनयुक्रू केवल ग्वाइशू के जीन्स को पहचान सकता है। ये बिल्कुल सुपरमार्केट के बारकोड की तरह है जिससे केवल ग्वाइशू ही पार कर सकते हैं। इसलिए वहां जाने के लिए ग्वाइशू को साथ लेकर ही गुजरना होगा, अन्यथा बम गलत दिशा में चला जाएगा और कोई बच नहीं सकेगा। कार्य पूर्ण होते ही इस समय कमांड रूम ने देखा कि एक 5वीं श्रेणी का राक्षस पोर्टल से निकल रहा है, जो पहले कभी नहीं दिखा था। आक्रमणकारी ने तुरंत ही लड़ाई की स्थिति ले ली, परंतु 5वीं श्रेणी का राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसने आक्रमणकारी को सहज ही दूर फेंक दिया। वहीं पास में खड़ा हुआ वॉन्डर भी इस समय हमले का शिकार हो रहा था। ल्यूलांगचे ने मुड़कर तुरंत ही ग्वाइशू को अपने पैरों के नीचे दबा दिया। जब वह ग्वाइशू पर चिमिंग ईजी करने के लिए सो लियनचेन फेंकने ही वाला था, तभी अचानक एक और ग्वाइशू ने चोरी छिपे हमला कर दिया और उसकी एक भुजा काट दी। इसके बाद उसने फिर से पलटकर ल्यूलांगचे पर हमला किया। ल्यूलांगचे ने जल्दी से सो लियनचेन को आगे बढ़ाया और उसे चीरकर 2 फाड़ दिया। वहीं दूसरी ओर इस समय टकाने वाले की प्रणाली लगभग विफल हो चुकी है और वह 5वीं श्रेणी के राक्षस के पागलपन भरे हमले का सामना कर रहा है। कुछ राहत पाकर टकाने वाला अपने 2 खंजर को राक्षस की पसलियों में घूम देता है, लेकिन ये राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि 5वीं श्रेणी का राक्षस तुरंत अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके अपने साथी को बताता है। जब तक उसने नेता को चोट लगाती है, राक्षस के पास सामने के लहराते हुए सैनिक की परवाह करने का समय नहीं होता और वो जल्दबाजी में हमलावर की मदद करने के लिए दौड़ता है। इसमें हमलावर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका होता है और यदि एक साथ 2 राक्षसों ने हमला किया तो निश्चित रूप से उनका अंत हो जाएगा। लहराते हुए सैनिक की देखकर मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जनरल की तेज आवाज में डांट पड़ती है क्योंकि लहराते हुए सैनिक ही अभियान का प्रमुख है। इस समय यह पारगमन द्वार को नष्ट करने का एक बेहतरीन मौका था। मानवता के भविष्य के लिए टूजीचे ने निश्चयात्मक रूप से अपने शरीर पर मौजूद परमाणु बम को विस्फोटित किया और ल्यूलांगचे के सभी बाधाओं को हटा दिया। भटकता लड़ाकू अपने जर्जर शरीर को घसीटते हुए पारगमन द्वार में कूदने की सोच रहा था, लेकिन गलती से वह नहीं मरे हुए राक्षस को नहीं देख पाया जो उसके सामने खड़ा था। भटकता लड़ाकू ने तुरंत अपने थ्रस्टर्स चालू किए और राक्षस को पकड़कर पारगमन द्वार में कूद गया, लेकिन राक्षस का प्रतिरोध अत्यधिक था, जिससे कॉकपिट में ऑक्सीजन तीव्रता से कम होने लगी। छोटे कप ने तुरंत अपनी 3 स्वाद की आग जलाई और राक्षस को ग्रिल कर दिया, फिर उसे पकड़कर सफलतापूर्वक पारगमन द्वार में प्रवेश कर दिया। ऑक्सीजन की गंभीर कमी के कारण सालकुमा पहले ही बेहोश हो चुकी थी। तभी छोटा गप्पी तेजी से अपने ऑक्सीजन को पोर्टल में स्थानांतरित कर देता है, फिर उस पर सीट बाहर निकालकर उसे बाहर फेंक दिया। इस समय यात्री अंतरराष्ट्रीय पोर्टल को पार कर विदेशी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। छोटे पैक ने छोटे हिम्मत से न्यूक्लियर रिएक्टर को शुरू किया और फिर विस्फोट से पहले 10 सेकंड पर इमरजेंसी सीट में लेटकर यात्री को छोड़ दिया एलियनों के हैरान चेहरे के बीच। भटकने वाले में जबरदस्त धमाका हुआ और जहां जहां उसका दबाव पहुंचा वहां सब कुछ नष्ट हो गया। पारगमन द्वार भी ढहने लगा और पूरी तरह से तब तक गायब हो गया जब तक कि प्रशांत महासागर की एक जगह पर एक बचाव कैप्सूल अचानक समुद्र के नीचे से उभर नहीं आया, जिसमें सबसे पहले बच निकला सदाको था। वह चिंतित होकर छोटे कप के स्वरूप को खोजने लगा, तभी दूसरा बचाव कैप्सूल सदाको के पीछे से उभरा और वह तुरंत उभर आया। वह तुरंत तैरकर बचाव कैप्सूल के पास गया, कैप्सूल का ढक्कन खोला और पाया कि इस समय छोटी कप का नाड़ी बिल्कुल नहीं था। जेनजी ने दुखी होकर छोटी कप को अपनी बाहों में ले लिया और उसका दिल पछतावे से भर गया। कंट्रोल रूम में भी हर कोई शोक में डूब गया। तभी वहां पर वास्तव में बहुत खतरनाक स्थिति थी, लेकिन सब कुछ एक झूठा अलार्म साबित हुआ। कंट्रोल रूम में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हॉक ने हालांकि बेटे को खो दिया, लेकिन फिर भी उसने संतोष की मुस्कान दिखाई क्योंकि ये सब कुछ इसके लायक था। चेंजी और छोटी कप ने तब से बिना किसी चिंता के सुखमय जीवन बिताना शुरू किया।